तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर कर रहे थे, अभी हम रिसेंट में जो चैप्टर कर रहे हैं वो टी आर जैन बुक का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जैसे कि मैंने बोला था पार्ट 1, जैसे कि मैंने बोला था पार्ट 1 और पार्ट 2 में कैटेगराइज्ड होगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। इसमें से पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और वो चैनल पे अपलोडेड है। मैं उस वीडियो की और जिसमें ये प्लेलिस्ट है, हमने क्लास 11th जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका भी मैं लिंक आपको बोल रहा हूँ, उसको मैं आई बटन में आपको दे दूंगा और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 जो कि दूसरे चैप्टर का है और दूसरे चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, मेरा नाम है विनीत और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसको हमने सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तक कंप्लीट कर लिया था। सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस वाले पार्ट में, पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। मान लेते हैं आपको दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, एक तरफ है गुड एक्स और एक तरफ है गुड वाई। ठीक है, यहां पर आपके पास एक कंडीशन है कि आपको इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज है, जो टेक्निक है, या मैं यहां पे टेक्नोलॉजी बोल सकता हूं, वो दोनों ही आपको कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं? सेम है। सेम मतलब जितना आपको गुड एक्स के लिए मिलेगा उतना ही आपको गुड वाई के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप ये गुड एक्स है, ये जो गुड एक्स है, यहां पर जो गुड एक्स है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। आप चाहते हैं गुड एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे? ठीक है, आपके पास सेम रिसोर्सेज है, सेम टेक्निक है और आपको उसी में ही दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? क्या आप दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक बार में आगे बढ़ा सकते हैं? एक बार में दोनों प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं कर सकते। एक बार में दो गुड्स का प्रोडक्शन आप इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है ना, आप रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको अगर गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे कि गुड वाई का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे। ठीक है, आपको गुड एक्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो आप गुड वाई के प्रोडक्शन को कम कर देंगे। ठीक है, जब इसकी हम प्लॉटिंग करते हैं, जब इसका एक ग्राफ बनाते हैं जो कि ऐसे दिखता है हमारा ग्राफ। ठीक है, जो कि हमारा ग्राफ ऐसा दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, आपके पास दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है एक साथ। ठीक है, अल्टरनेटिवली प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन हो रहा है और आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सेम है। आप चाहते हैं गुड एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, तो आप क्या करेंगे? गुड वाई की प्रोडक्शन को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। समझ गए? उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
तो आपके पास दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और उन दो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज है और जो टेक्निक है वो सेम होना चाहिए, है ना। अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को किस किस नाम से जाना जाता है, देखते हैं। देखिए, इसको मिटा देता हूं। देखिए, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसके आपको तीन नाम देखने को मिल जाएगा। तीन बोल रहा हूं, चार नाम देखने को मिल जाएंगे, सॉरी। पहला आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन बाउंड्री, दूसरा आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन फ्रंटियर, तीसरा आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, चौथा आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, अगर आपको इन चारों में से कुछ भी लिखा हुआ दे तो आप समझ जाना कि ये पीपीसी की बात कर रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहा है। अब हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं, हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं? इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपको गुड एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको गुड वाई जो है उसके प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा क्या, जितनी भी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं जो कि इसके प्रोडक्शन के लिए जो कि इसकी प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होंगी। ठीक है, उसको आपको यहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर ऑफ गुड एक्स is to be produced, then factors of production will have to be withdrawn from the production of good Y and transferred to the production of good X. In other words, good Y is transformed into good X. ठीक है, जो मैंने बोला है वही चीज लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना कि यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है कि आपके पास दो गुड्स है और दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि गुड एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। वो कैसे होगा? जब आप गुड वाई के प्रोडक्शन को कम करेंगे, और गुड वाई के प्रोडक्शन को अगर आप कम करेंगे और गुड एक्स के प्रोडक्शन को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज कहां से आएंगे? जो आप गुड वाई के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को, उसी को आप गुड एक्स पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए देखिए, और आपके पास जो रिसोर्सेज है जिसका यूज आप गुड्स के प्रोडक्शन के लिए करेंगे, उसको आपको पूरी तरीके से फुल्ली यूटिलाइज करना है, फुल्ली यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास दो गुड दे रखा है, एक तरफ वीट है और एक तरफ क्लोथ है। ठीक है, एक तरफ हमें क्या दे रखा है? वीट दे रखा है, और एक तरफ हमारे पास कपड़ा दे रखा है। ठीक है, देखिए, जो ये वीट है उसको लैख टन में मेजर किया गया है, लैख टन में मेजर किया है, और जो क्लोथ है उसको 1000 बेल्स में मेजर किया है। अब बेल्स होता है, बेल्स होता है कपड़ों का जो गठरी होती है, कपड़ों की जो गठरी होती है उसको बेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बेल का मतलब यहां पर अगर एक दिया है तो उसको हम 1000 मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए, देखिए, तो अगर हम एक बार 100 लाख टन वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो क्लोथ का प्रोडक्शन होता है वो 0 है। ठीक है, यहां पर गुड एक्स लिख दो, कुछ भी लिख लो आपको जो मन है। ये है हमारा गुड एक्स, यहां है गुड वाई। ठीक है,
अगर हम वीट पहले स्टेज पे हमने 100 लाख टन वीट का प्रोडक्शन किया, तो वहां पर हमारा जो क्लोथ का प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, जीरो होता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि गुड वाई का जो प्रोडक्शन है, जो क्लोथ का प्रोडक्शन है, उसको भी इंक्रीज किया जाए, उसको भी इंक्रीज किया जाए। तो नेक्स्ट ईयर देखते क्या होता है। नेक्स्ट ईयर मैं चाहता हूं कि मेरे जो गुड वाई है उसका प्रोडक्शन बढ़ाए। तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा जो कि वीट है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा 1 मतलब 1000। ठीक है। अगली ईयर हम चाहते हैं कि फिर से इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो ये फिर से कम हो जाएगा और ये फिर से 1 बढ़ जाएगा। ठीक है। अगले साल हम चाहते हैं कि ये फिर से इंक्रीज हो, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अगले साल हम चाहते हैं कि जो क्लोथ है उसका प्रोडक्शन फिर से बढ़ जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि क्लोथ के प्रोडक्शन पे सारा रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर दें, तो यहां पर हमें 0 वीट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जब ही जाके यहाँ पे 4000 बेल्स जो कपड़ा है उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब भी हम गुड वाई के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो अपने आप कम हो रहा है। ये कम होने का रीजन क्या है कि जब भी हम गुड वाई जो कि हमारा क्लोथ है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें रिसोर्स चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। वो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे, गुड एक्स से लेकर गुड वाई को दे देंगे। मतलब जहां पर वो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी वीट पे इस्तेमाल हो रही थी, जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी वीट पे इस्तेमाल हो रही थी, उसको उठा के हम क्या कर देंगे, क्लॉथ को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमें 3 चीज जो है वो पहले से ही मान के चलना पड़ेगा कि जितना भी रिसोर्सेज है वो हमें पहले से ही दिया हुआ है, और जो रिसोर्सेज हमें दिया है उसका हमें पूरी तरीके से यूटिलाइज उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तीसरा, कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। अब यहां पर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब है यहां पर मोड ऑफ प्रोडक्शन। और मोड ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पिछले क्लास में जो हमारा इसका पार्ट 1 था इस चैप्टर का, वो हम उसमें पढ़ के आए हैं। तो आप उसको मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन से 2 मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। चलिए, अब इसी चीज को, जैसे कि मैंने बोला था कि जब मैं इसी चीज को ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वीट और क्लोथ का, जब इसको मैं एक ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, उसी को मैं बोलता हूं पीपीसी। ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमारे ये ए है, एक टाइम पे क्या था कि जब 100 लाख टन गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा था, तो उस टाइम पे हमारे पास जो क्लोथ है उसका प्रोडक्शन कैसा था, 0। ठीक है। उस टाइम पे क्लोथ का प्रोडक्शन कैसा था, 0। फिर हमने चाहा कि जो क्लोथ है, क्लोथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये गेहूं का प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा। तो गेहूं का प्रोडक्शन को हमने जो कम किया, वहां से हमारे पास क्या हो गया कि जो गेहूं का प्रोडक्शन अब हो रहा है वो है 90 लाख टन, और जो हमारा क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है कितना, 2000 वो 1000 बेल। ठीक है। चलिए, अब फिर से हमने प्लान किया कि हम फिर से क्लोथ के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो यहां पर क्लोथ के प्रोडक्शन को बढ़ाया तो ये होगा 2000 बेल, और जो हमारा वीट का प्रोडक्शन है वो फिर से कम हो जाएगा, और कम हो कितना हो गया, 70 लाख टन। ठीक है। यहां पर हम फिर से चाहते हैं कि फिर से हमारा क्या, क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़े, उसके अलावा फिर से क्या कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा वीट का प्रोडक्शन को। अब हम चाहते हैं कि अपना पूरा जो रिसोर्स है, जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना पूरा रिसोर्स और जितना टेक्नोलॉजी है, उसको हम सिर्फ कपड़े के प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट कर दें। तो यहां पर हमारे पास 4000 बेल कपड़े का बन के आता है, और उसी टाइम पे हमारे पास जो गेहूं है, जो वीट है, उसका प्रोडक्शन कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने सारा जो अपना रिसोर्स था, जो टेक्नोलॉजी था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया किसके प्रोडक्शन पे, क्लोथ के प्रोडक्शन पे। ठीक है। चलो, यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं पॉइंट एफ। ये पॉइंट एफ को मैं जरा इधर बाहर लेकर आऊं, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट।
कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ये होता क्या है, अनअटेनेबल का मतलब क्या होता है, देखो ये 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 जो पॉइंट है, ये प्रोडक्शन का वो पॉइंट है जो कि हमारे पीपीसी, जो कि हमारे रिसोर्सेज से, या फिर मैं बोलूं जो कि हमारे पहुंच से बाहर है। फिर से इसको मिटाया था एक बार, ये जो एफ है वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज के और हमारे टेक्नोलॉजी के पहुंच के बाहर है, जिसको हम कभी अटेन नहीं कर सकते, इसलिए क्या है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इसलिए वो क्या है, वो इसीलिए क्या है, वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि क्या हम कभी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को अचीव कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? ठीक है, ठीक है, और कैसे ये बताना है आपको कमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए अब अटेनेबल और अनअटेनेबल क्या होता है ये मैंने दिखा दिया। देखिए जो पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है, जो कि जितने भी पॉइंट्स है, मान लेते हैं ये हमारा एक पीपीसी है, ठीक है, जितने पॉइंट्स है जो इस पीपीसी के अंदर है, जो कि ये कर्व है, जो ये कर्व बनाया है मैंने उसके अंदर है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैं बना दूं, देखिए जितने पॉइंट्स मैं बना दूं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये सारे क्या होंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट होंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट होंगे। क्यों? क्योंकि इनको मैं ये गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको अचीव कर सकता हूँ, इनको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वही पॉइंट इस पीपीसी कर्व के बाहर हो तो क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, मतलब कि उसको हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले शिफ्टिंग या फिर रोटेशन इन पॉसिबिलिटी कर्व। अब सर ये शिफ्टिंग या फिर रोटेशन इन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? देखिए शिफ्टिंग या रोटेशन क्या होता है, देखिए शिफ्टिंग कब होगा, जब आपके पास रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस मान लेते हैं, रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर ये दोनों ही इंक्रीज हो जाए, तब हमारा जो कर्व होगा उसके अंदर क्या होगा, शिफ्टिंग। देखिए जैसे कि यहां पर हमारे रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज हो गए, तो ये कहना क्या चाहते हैं, देखिए पहले जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उससे हम सिर्फ इतना प्रोडक्शन कर सकते थे, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर जितनी भी चीजें आ सकती थी उतना हम प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, मतलब जितना इस कर्व के अंदर आ सकता था उतने का प्रोडक्शन हम कर सकते थे। ठीक है, गुड ए और बी जो कि इस कर्व के अंदर आ सकता था उनका हम प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन अब हमारी रिसोर्सेज बढ़ के ए वन और बी वन होगी, जिससे क्या हो गया, ये वाला जो कि पहले हम अचीव कर रहे थे वो तो हम अभी भी अचीव करेंगे, देखा जाए अब देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जो है अब एक्स्ट्रा हो गया, जिसको हम और अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, क्यों ऐसा, इससे क्या होगा, इससे होगा कि दोनों गुड्स गुड एक्स और गुड वाई दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, जब हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाएगी तो हम गुड एक्स और गुड वाई दोनों को ही क्या कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसीलिए यहां पर क्या हुआ, और यहां पर क्या हुआ है, जो हमारा कर्व था, जो कर्व था वो शिफ्ट हो गया है ना, पहले यहां था अब यहां हो गया है, क्या हो गया है, पहले यहां था और अब आगे हो गया है, जो कि शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हो गया, अगर रिसोर्सेस कम हो जाए सर, अभी तक तो रिसोर्सेज हमारी बढ़ रही थी, पिछले वाले जो पॉइंट था
उसमें रिसोर्सेज बढ़ रही थी, तो जो हमारा कर्व था पीपीसी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हमारा जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो पीपीसी है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। पीपीसी जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो, है ना। पहले ए और बी था, अब कम हो कितना हो गया, A1 और B1। इससे क्या हो गया, इससे क्या होगा सर, तो गुड एक्स और गुड वाई दोनों का ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज ही कम हो चुके हैं। अगला, अब टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो क्या होगा। अब देखो, टेक्नोलॉजी में चेंज अगर मैं बोलूं, तो वो तीन टाइप से हो सकता है। कैसे, या तो गुड एक्स में टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, या फिर गुड वाई में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो जाएगा, बोथ, गुड एक्स और गुड वाई दोनों में ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम यहां देखें तो यहां पर जो हमें मिल के आ रहा है, यहां पर ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये रोटेशन हो रहा है या शिफ्टिंग हो रहा है। स्कूल्स में कुछ तो पढ़ाया गया होगा, उसके हिसाब से पूछ रहा हूं, और गलत बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं इसको बता दूंगा। देखते हैं, देखो ये हमारा गुड वाई है, तो यहां पर तो हमारा कोई टेक्नोलॉजी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। पहले जो था वो ए और बी इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब हमारा टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज किस में हुआ है, एक्स में। गुड एक्स के अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका इंक्रीमेंट हुआ है तो गुड वाई तो उतना ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो गुड एक्स है, ये जो गुड एक्स है, ये गुड एक्स है, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास रोटेशन होता है। क्या होता है, क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विद सेम रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्सेज तो सेम है, जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो शिफ्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पीपीसी जो है वो हमारी रोटेट हो गई है, ठीक है। चलिए, अब गुड वाई के अंदर हमारी अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए गुड वाई के अंदर, तो क्या होगा। देखिए, सेम जो अभी गुड एक्स के साथ हुआ वही चीज यहां पर गुड वाई के साथ होगा, कि गुड एक्स का प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। कंपेयर करें तो पहले तो ए और बी जितना ही प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन अब जो कि वाई जो हमारा गुड है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो गया है, तो अब वो इतना अधिक प्रोडक्शन करेगा। ये जो इतना अधिक प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, ये उसको टेक्नोलॉजी जो है एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है। जिससे क्या होगा कि गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। गुड वाई का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जरा मुझे एक सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर गुड वाई में अगर हमारी टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो जाती है, गुड वाई में अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो गुड एक्स का प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा एज यूजुअल जो पहले था, ठीक है। अब अगर
गुड एक्स, जैसे मैंने बताया था 3 कंडीशन होती है, गुड एक्स, गुड वाई और बोथ गुड्स। दोनों गुड्स में प्रोडक्शन, दोनों गुड्स में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए। देखिए, जब दोनों गुड्स में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पर रोटेशन नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे? तो पहले ये हमारा कर्व यहां पे था, पहले कर्व ये था जो कि शिफ्ट होके आगे बढ़ गया, ठीक है। तो पहले जो कि हम इतना प्रोडक्शन कर सकते थे, अब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने पे ये वाला एरिया भी हमें मिल गया, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर जो है वो शिफ्टिंग हो रहा है। चलिए, अब हमें यहां पर दो कॉन्सेप्ट को समझना है, दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी की, उसको समझना है, ठीक है। सबसे पहला कि जो हमारा पीपीसी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है। वो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड्स होता है। दिखा देता हूं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूं तो यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब कैसी है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। नहीं, उल्टा हो रहेगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं गुड वाई का प्रोडक्शन ज्यादा हो तो यहाँ पर गुड एक्स जो है उसका सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। लिखा भी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज बिकॉज इन अ सिचुएशन of fuller utilization of the given resources, production of both the goods and goods cannot be increased. More of good X can be produced only with less of good Y, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर जो हमारा कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड्स है, प्लस में जो हमारे रिसोर्सेज है उसको हम लोग पूरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एक गुड है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, और वो इंक्रीज कब होगा, जब हमारा एक एक जो गुड है, एक दूसरा गुड है उसका प्रोडक्शन को कम कर दे, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को कम कर दे, ठीक है। चलिए, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एमओसी, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहां पे बोला गया है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉन्केव है। देखिए, कॉन्केव है कि नहीं है, कॉन्केव है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे ही तो दिखता है ना। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, लिखा है मैंने तो एमओसी बता दिया। अब एमओसी क्या है, यहां से ही हमारा पढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। यहां से ही एमओसी जो है वो चालू हो जाता है और आगे चलते रहता है। देखते हैं कब तक चलेगा, हम भी इसके साथ चलेंगे आज, है ना जी। चलिए, इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल गुड ऑफ एक्स more and more goods of more and more unit of good y will have to be sacrificed than before, ठीक है। अगर अगर हम चाहते हैं कि गुड एक्स का प्रोडक्शन अधिक हो, ठीक है, गुड एक्स का प्रोडक्शन अधिक हो, तो गुड वाई के प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। और कितना कम? देखिए, अगर ये एक इंक्रीज होगा तो ये शायद बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले में देखो, यहाँ पर सिर्फ एक का इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर 10 का गैप हो गया, यहाँ पर फिर एक के इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर 20 का गैप हो गया, फिर यहाँ पे एक के इंक्रीमेंट के लिए यहाँ 30 का गैप हो गया, और फिर यहाँ पे एक के इंक्रीमेंट के लिए पूरे 40 का गैप हो गया, है ना। 40 की कमी हो गई। तो ये था क्या कि हम अगर चाहते हैं कि एक गुड का प्रोडक्शन ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा गुड वाई का जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, सॉरी इस बात को भूलना, अगर हम चाहते हैं कि एक एडिशनल यूनिट गुड एक्स का प्रोड्यूस हो,
चाहते हैं कि गुड एक्स का एक यूनिट प्रोड्यूस हो, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा गुड वाई जो है उसके प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यहां पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एमओसी, वो अधिक होती रहेगी। कैसे? जैसे मैंने बोला कि एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमें एक से ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, वो एक यूनिट को अटेन कर पाएंगे, एक यूनिट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, इसीलिए क्या है, जो पीपीसी है वो कॉन्केव होता है। बिकॉज एज मोर एंड मोर रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड फ्रॉम वन गुड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। ठीक है, देखिए इस बात को मैं यहां पे जरा अच्छे से समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। देखिए यहां पर जब हमारा प्रोडक्शन यहाँ 0 था, तो यहां पर हमारे वीट का प्रोडक्शन कितना था, 100 लाख टन। ठीक है, अब हमारा मन किया कि हम 1000 बेल क्लोथ का प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो यहां पर हमें, अगर यहाँ एक का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहां पर तो हमें एक की कमी करनी चाहिए थी, एक का प्रोडक्शन कम करना चाहिए था, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 10 लाख टन का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज वहां बताया गया है कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें हमारे उस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो दूसरा गुड है जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे थे, जो कि यहां पर वीट था, उसको हम डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन किस चीज का करना है, प्रोडक्शन किस चीज का करना है। जैसे हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसका आंसर हम पीपीसी से देने की कोशिश करते हैं। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हम इस कर्व को देख सकते हैं, है ना। अगर हम वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्लोथ का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वीट। ठीक है, तो यहां हमें पता चल गया कि हम प्रोड्यूस क्या करना चाह रहे हैं। देखिए एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ये गलत बन रहा है, कोई बात नहीं, मेरा ऐसे डायग्राम खराब है, यहीं से जान लेते हैं। देखिए हम चाह रहे थे व्हाट टू प्रोड्यूस में, देखो अगर हम चाहते हैं कि गुड का प्रोडक्शन हो, गुड का प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले 12 बेल ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन होता है उसको हमें कम कर करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। फिर हम चाहते हैं कि वीट का प्रोडक्शन और हो, क्या वीट का प्रोडक्शन और हो, तो हमें फिर से क्लोथ का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वीट का प्रोडक्शन हो तो हमें जो क्लोथ है उसका प्रोडक्शन एकदम 0 करना पड़ेगा। तो यहां से पता चल गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है, देखिए हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास क्या आ रहा था, पहले टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो हम किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे। अच्छा जरा ये हमारा पीपीसी देखिए, यहां पर इस लाइन पे भी आपको बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, ए बी सी, और एक पॉइंट दिख रहा होगा जो कि है ई। ठीक है, जो कि इस पीपीसी के अंदर है। अब ये पीपीसी के अंदर वाला जो पॉइंट है वो क्या हमारा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम किस मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे, किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम इस प्रकार के टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे जिससे हम पूरा जितने भी रिसोर्सेज दिया गया है उसको यूज कर पाए। वरना क्या होगा, देखिए वरना क्या होगा कि ये जो ई है ये वाला गैप हमारा बच जाएगा, जो कि ये अंडर यूटिलाइज हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करें जिससे कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो पीपीसी के एकदम आउटर लाइनिंग पे बने। ठीक है, एकदम पीपीसी पे बने। ठीक है, ये जो कर्व है इसके ऊपर बने, ना कि इसके अंदर। समझ गए? चलो, अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस, देखो फॉर हुम टू प्रोड्यूस के लिए मैंने दो कैटेगरी बताई थी कि हमारे जो समाज है उसमें दो लोग रहते हैं, पुअर और रिच। मैंने बताया था अगर अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो रिसोर्सेज इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज इंक्रीज होगी। पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो रिसोर्सेज कम होगी, है ना। ये मैंने बताया था, है ना। कमाई कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो क्या हुआ, रिसोर्सेज भी तो कम हो गई। इस चीज को यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पर ए और बी है, वो दिखा रहा है गरीब लोगों का प्रोडक्शन। अगर हम गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे कि हम यहीं पर सीमित रह जाएंगे इसी पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर। ठीक है, लिखा है कि पीपीसी इंडिकेट लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर लो बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ द पुअर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे गरीब लोगों के लिए चीजें बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम अमीर लोगों के लिए चीजों का प्रोडक्शन करें तो क्या होगा, हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाएगी। देखो इतना बढ़ गया रिसोर्स, इतना रिसोर्स बढ़ गया, जिससे क्या होगा, हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएंगे, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यही तो होगा। अब पढ़ेंगे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ठीक है। हाँ, फुलर यूटिलाइजेशन का रिसोर्सेज का, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया हमने जी, अब बताओ क्या होगा। देखो, जो चीज यहां हो रहा था, यहां पे हो रहा था, यहां पे हो क्या रहा था, तो हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा कम था हमारे पोटेंशियल ग्रोथ के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा जो रिसोर्सेज था वो अंडर यूटिलाइज था, क्योंकि हमने ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन का यूज ही नहीं किया था जिससे कि ये एक्चुअल ग्रोथ तक पहुंच पाए। ठीक है, देखिए फिर से वही बात, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या मतलब है। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा हमारे रिसोर्स, तो क्या होगा, तो हमारे पास जितने भी पॉइंट आएंगे वो कहाँ आएंगे, इनसाइड पीपीसी। और इनसाइड पीपीसी आने का मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज है उसका फुल यूज नहीं हुआ है, फुल यूज नहीं हुआ है। फुल यूज ना होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ है, जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ है वो हमारा बहुत कम होगा हमारे पोटेंशियल ग्रोथ से। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा हमारे पोटेंशियल आउटपुट से, है ना। देखिए उसके एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं हम 3000
बेल ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे थे, बेल्स ऑफ क्लोथ। और मान लेते हैं 4 लाख टन वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल ग्रोथ है कि हमें इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं हम। ये हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल आउटपुट है कि हम इतना आउटपुट जो है वो निकाल के दे सकते हैं इन रिसोर्सेज का यूज करके। लेकिन हमने पूरा यूटिलाइज ही नहीं किया रिसोर्स, तो क्या हुआ कि ये जो हमारा, अब देखो, तो अब हमारा जो क्या होगा, अब जो हमारा, ओ सॉरी, अब जो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, ये देखो मान लेते हैं यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हमारा 2000 बेल्स ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है और 1 लाख टन वीट का प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो बहुत ज्यादा कम निकल के आएगा। ठीक है, चलिए ये हम पढ़ के आ चुके कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गया तो क्या होगा, तो हमारे पास जो पहले इतना प्रोडक्शन हो रहा था वो बढ़ के और अधिक हो जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसा एग्जांपल क्या है, ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें हमारा जो रिसोर्स है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो स्किल्ड लेबर है, ठीक है, जो कि आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर है, वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, जो कि आईटी इंजीनियर है, उनका इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो पीपीसी है वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बता दो सर, एक और बता दो, एक और बता दो, एक से हमारा पेट नहीं भरता। दूसरा एग्जांपल है कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, ये सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया और यूएई हो गया, अगर इनके वहां पर ऑयल ऑयल जो है, जो इनके यहाँ पे तेल निकलता है, अगर उस तो तेल की डिस्कवरी नहीं होती कि भाई यहाँ पर कभी तेल भी है, ये कभी पता ही नहीं चलता कि सऊदी अरब या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट में तेल भी है, तो क्या कभी उनके रिसोर्सेज इंक्रीज हो पाते, नहीं हो पाते। और रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो पाते तो क्या होता, आज की डेट में जो यूएई दिखता है वो हमें नहीं देखने को मिलता, है ना। पांचवा, अब हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो चलिए मान लेते हैं आपके पास दो सिचुएशन है। ठीक है, आपके पास दो काम दिए हैं मैंने। ठीक है, अभी हम इसको जनरल समझने वाले हैं, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मेरे एग्जांपल से पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं आपको दो टास्क मिलता है, एक कि आप घर पे बैठ के होमवर्क करो, दूसरा कि आप अपनी फैमिली के साथ थिएटर जाओ। ठीक है, और वहां पर आप मजे करो। ठीक है, तो आप कैसे चूज करोगे भाई, दोनों में से क्या चूज करना है। ठीक है, देखिए होमवर्क इंपॉर्टेंट है वरना आपकी स्कूल में सुताई हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रायोरिटी हो जाएगी, जिसको आपको चुनना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है सर, देखिए आपने इस होमवर्क को करने के लिए क्या चीज है जिसको आपने मिस कर दिया, इस होमवर्क को करने के चक्कर में आपने क्या चीज मिस कर दिया, वो चीज जो आपने मिस किया है वो है थिएटर में जाके मजे करना। ठीक है, तो अगर आपके पास होमवर्क नहीं होता करने को तो आप क्या कर रहे होते हैं, थिएटर में मजे। ठीक है, तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, जैसे आप ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके पीछे आपने क्या चीज है जिसको आपने त्याग दिया है, जिसको जाने दिया है, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, समझ गए, जिसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अब बुक के हिसाब से देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। मान लेते हैं आपके पास जो रिसोर्सेज है वो सिमिलर है जो पहले थे,
अब आपको उन रिसोर्सेज के दो यूज करने हैं। पहला यूज पहले में यूज करेंगे और दूसरे में यूज करेंगे। ठीक है, पहले में यूज करके आपको 1000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, 1000 रुपए का आउटपुट मिलता है। ठीक है, आपको 1000 रुपए मिलते हैं कि आपको मान लेते हैं मेहनत करना था। ठीक है, अब आपके रिसोर्स को मान लेते हैं कि आपके पास क्या रिसोर्स है। आपके पास रिसोर्स है मिल्क, फिर से मिल्क, कल भी मिल्क। ठीक है चलो, तो आपके पास मिल्क है और आपके पास दो दो इसके यूज है। और यूज टू, यूज वन है कि आप इसको दही बना दो, कर्ड। दूसरा है आप इसका पनीर बना दो। दूसरा आप इसको पनीर बना दो। ठीक है, और बोला गया है कि जब आप इस कर्ड को बेचोगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, और जब आप इस पनीर को बेचोगे तो आपको कितना मिलेंगे, 2000 रुपए मिलोगे। ठीक है, 2000 रुपए मिलेंगे। अब आप जरा एक कॉमन सेंस लगाइए कि आप किस चीज को बनाएंगे, पनीर बनाएंगे या फिर दही बनाएंगे। आपके पास दूध है तो आप क्या बनाएंगे, पनीर या दही। ठीक है, पनीर या फिर दही। ठीक है, आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे पनीर। क्या बनाएंगे आप, पनीर। क्योंकि कॉमन सेंस है, आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा है। कॉमन सेंस क्या है कि आपको यहाँ पर ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसीलिए आप क्या करेंगे, पनीर बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और है ना। अब यहां पर जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मतलब अगर आप पनीर नहीं बना रहे होते, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि आपने पनीर बनाने के लिए किस चीज का त्याग किया है, तो आपने पनीर बनाने के लिए इस दही का त्याग कर दिया। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि आप इस 2000 रुपए के लिए आपने इस 1000 रुपए का त्याग कर दिया। ठीक है, यहां पर एक चीज जानेंगे कि अगर भाई साहब, अगर आप पनीर नहीं बना रहे होते, कि अगर भाई साहब आप पनीर का प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, तो आप किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, आप दही का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, दही का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि यही इसका बेस्ट अल्टरनेटिव होता। ठीक है, अगर यहाँ पर पनीर नहीं होता तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता कि इसकी जगह पे आप क्या कर सकते थे, सबसे बेस्ट आप दही उगा सकते थे। उगा बोल रहा हूं, दही जो है जमा सकते थे। ठीक है, चलिए देखते क्या लिखा है कि आपके पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज के दो यूज है, यूज वन और यूज टू। यूज वन से आपको 1000 का प्रॉफिट होता है, यूज टू से आपको 2000 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आप बताइए कॉमन सेंस लगा के कि आप किस चीज पे अपने आप को एम्प्लॉय करते हैं, किस चीज पे आप अपने आप का अपना टाइम लगाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है यूज टू पे। ठीक है, अब यहां पर ये सिचुएशन है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपने क्या चीज है जिसको खोया है इस यूज टू के बदले, इस 2000 के बदले आपने क्या खोया है, वो आपने खोया है 1000 रुपए। ठीक है, ठीक है, जब रिसोर्सेज हमारे, जो हमारा रिसोर्स यूज वन को इग्नोर करके यूज टू को एक्सेप्ट करता है, तो जो यूज वन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो हमारे लिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास होमवर्क और आपके को थिएटर में जाके मजे करने हैं। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, वो था, क्या था, वो था थिएटर में जाके मजे करना, है ना। चलिए, किताब में लिखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन अ बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, कि आप जो अभी कर रहे हो, अगर वो नहीं करते तो क्या कर रहे होते, तो आप वही यूज वन जिससे आपको कम पैसे मिलते। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, 2000 के बदले इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, क्या था, 1000 रुपए। क्या था, 1000 रुपया। 1000 रुपया आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होता। ठीक है, चलिए
हाँ, एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और आपके पास कुछ काम आता है, आपके पास कुछ प्रोडक्शन है जो आप इस जमीन पे कर सकते हो, ठीक है। पहला, अगर आप वीट का प्रोडक्शन करते हो, दूसरा आप राइस का प्रोडक्शन करते हो, तीसरा आप मेज का प्रोडक्शन करते हो और चौथा आप शुगर केन का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। चलिए, यहां पर हम देखने वाले हैं कि किसका प्रोडक्शन करके आप कितने रुपए कमा सकते थे, किसका प्रोडक्शन करके आप कितने रुपए कमा सकते थे, ठीक है। तो अगर आप वीट का प्रोडक्शन करते तो आप सिर्फ 10,000 रुपए कमाते, आप राइस का प्रोडक्शन करते तो 8,000 कमाते, आप मेज का प्रोडक्शन करते तो 7,000 कमाते और शुगर केन का प्रोडक्शन करते तो 12,000 रुपए कमाते, ठीक है। अब आपसे पूछता हूं कि आप इन चारों में से क्या चीज है जो अपने खेत में प्रोड्यूस करोगे। फिर से आप अपने खेत में इन चारों में से क्या प्रोड्यूस करोगे, गेहूं, चावल, मेज और शुगर केन, ठीक है। उसके प्राइस बता रहा हूं कि भाई अगर आप गेहूं उगाते हो तो आपको 10,000 मिलता है, राइस उगाते हो तो आपको 8,000 मिलता है, मेज उगाते हो तो आपको 7,000 मिलता है और शुगर केन उगाते हो तो आपको 12,000 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैं बोलूं मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो सिमिलर है, ठीक है। और जो रिसोर्सेज है उसको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब बताइए कि आप किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियस से बात है, कॉमन सेंस, 12,000 वाला प्रोड्यूस करते हैं मतलब शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। चलिए, अब यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वीट। क्या है? वीट, ठीक है। वीट क्यों है, ठीक है, क्यों क्यों है वीट? तो अगर हमारे पास ये नहीं होता, शुगर केन नहीं होता, तो हम क्या उगाते? वीट उगाते हैं, ठीक है। और वीट ही हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, जो कि इसके लिए हम पे कर रहे हैं। शुगर केन उगाने के लिए हम किस चीज का त्याग कर रहे हैं? गेहूं के उगाने का त्याग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज फॉर लॉस ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ द गिवन रिसोर्स इज 10,000 इन यूज वन। कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को यूज 4 में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि है शुगर केन का प्रोडक्शन, तो आपका नुकसान कहां पे हो रहा है? नुकसान हो रहा है वीट के प्रोडक्शन में, और इसीलिए वो वीट क्या होगा? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। चलिए, इसका जरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर आप पूरी तरीके से आप एक यूज पहला यूज करते, इसमें आपको 12,000 रुपए आ रहे हैं, तो आप पूरा अपना जो रिसोर्सेज है, जितनी टेक्नोलॉजी है, उसको यहाँ इन्वेस्ट करते और ये हमारा जीरो हो जाता, यूज टू, ठीक है। चलिए, एक और समझाता हूँ, अपने तरीके से समझाता हूँ। यहाँ आप गेहूं उगा रहे हैं और यहाँ आप शुगर केन उगा रहे हैं। शुगर केन जो है वो 12,000 रुपए मिल रहा है और ये आपको 10,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे होते तो एकदम जीरो प्रोडक्शन होता शुगर केन का, और अगर आप शुगर केन का प्रोडक्शन करते तो वो जीरो हो जाता वीट का प्रोडक्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? चलिए आगे देखेंगे। अब आ गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम देख रहे थे कि कितने का लॉस हुआ, ठीक है, कि मतलब उसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? चलिए, अब पता चलेगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम देख रहे हैं कि अगर हम एक गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरे गुड का जो सेक्रीफाइस है वो कितना हो रहा है, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है, ठीक है। ये मान के चलो कि मार्क के चलो, यही सच है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अलग है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? कि आप एक एडिशनल
गुड एक्स के प्रोड्यूस करने के लिए, गुड एक्स का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप कितना गुड वाई का लॉस करने के लिए रेडी हो, वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए लिखा है द रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट 2 इज इम्प्लाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई एक चीज जैसे यहां पर देखो, पहले यहाँ पे दो चीजें गुड एक्स और गुड वाई, जब गुड एक्स का प्रोडक्शन 0 था तो यहाँ पर गुड वाई का प्रोडक्शन था वो 10,000 था, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डैश होगा, खाली होगा। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्शन हो गया गुड एक्स का, ठीक है, और यहाँ पर कितना कम हो गया, यहाँ पर जो हमारा गुड वाई है वो कितना कम हो गया, तो पहले 10,000 था अब 9,000 हो गया, तो हमारे पास कितने का नुकसान हुआ है, हमारे पास नुकसान हुआ है, हमारे पास जो है वो नुकसान हुआ है 1,000 का नुकसान हुआ है। ठीक है, मतलब 1,000 का सेक्रीफाइस हमने किया है ताकि हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर सके प्रोडक्ट एक्स का। हम चाहते हैं कि एक और यूनिट जो है इसका प्रोड्यूस करते हैं, हम चाहते हैं कि एक और यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, जरा एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा फिर से कम हो गया, देखो पहले 9,000 था उसमें से 7,500 चला गया, तो इस बार तो और ज्यादा हो गया, पहले हमारा जो डिफरेंस था वो कितना था 1,000, अब 1,500 हो गया यार, है ना। फिर हम चाहते हैं कि एक और यूनिट प्रोड्यूस करें, एक और यूनिट प्रोड्यूस करने गए तो गुड वाई जो है उसका प्रोडक्शन फिर से कम हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कितना कम हो गया, 2,000 प्रोडक्शन कम हो गया यार। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी हम एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। यही होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये होता है चेंज इन क्वांटिटी 1 बटे में चेंज इन क्वांटिटी 2, ये डेल्टा का साइड होता है, इसको ट्रायंगल मत समझ लेना, ये क्या होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब पहले कितना था, पहले सॉरी न्यू माइनस पुराना, ठीक है, नया माइनस पुराना करोगे तो जो चेंज है वो निकल कर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये होता है हमारा एमओसी का फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी 1। चलो इसको समझाने की कोशिश करता हूं जरा, इस पे देखो, यहां पर एमओसी देखो यहां पर 10,000 था तो ये 10,000 फॉर्मूला लिख लेते हैं, चेंज इन क्वांटिटी 1 और चेंज इन क्वांटिटी 2। चलिए चेंज कैसे निकालेंगे, तो पहले 1,000 था, सॉरी 10,000, अब हो गया 9,000। ठीक है, यहां पर पहले 0 था और ये अब 1 हो गया, कितना चेंज आया, 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1, तो यहां आ गया 1,000 और यहां आ गया 0 में से बन गया 1। ठीक है, 0 में से बन गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमें क्या पता चल गया कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1,000 यूनिट्स ऑफ गुड वाई जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ा है, सेक्रीफाइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज, ये चीज मैंने यहां बता दिया है कि देखो जैसे जैसे हम एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। इसी चीज को यहाँ पर इन्होंने ग्राफ में दिखा रखा है। देखिए हमने मान के चला कि पहले हमारा प्रोडक्शन जो था वो कितना हो रहा था, ये हो रहा था ओ के, यहाँ पे यूज 1, यहाँ पर होता ओ से के तक, ओ से के तक हो रहा था, और यहाँ पे होता ओ से एल तक, मतलब कि ये हमारा प्रोडक्शन था पहले ये। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि जो एल है, जो एक्स है गुड, उसका प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, तो ये जो है वो शिफ्ट होगा कहाँ आ गया, L1 पे शिफ्ट हो गया और ये शिफ्ट हो गया नीचे,
कहाँ आ गया K1, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होता जा रहा है ना। देखिए यूज 1 ओके था, आउटपुट यूज 2 में क्या था O और L, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्सेज में बदलाव करने, हमने रिसोर्सेज को शिफ्ट किया, बदलाव किया। अब हम चाह रहे थे कि जो ये X है, जो ये X है इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे। तो ये X के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें Y का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए जब हमने कम किया तो ये लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, इतना, कितना हुआ, ये हमारा इतना लॉस हो गया भाई, इतना लॉस हो गया, ठीक है। जो कि हमारा शिफ्ट हो गया, पहले K था अब K1 हो गया, है ना। अब गेन कितना हुआ, तो गेन हुआ कि पहले हम L कर रहे थे और अब L1 कर रहे हैं, गेन इतना हो गया, है ना। उसको हम कैसे दिखाएंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, तो लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1, यूज 1 में हमारा कितना घटा है और यूज 2 में हमारा कितना बढ़ा है, यही हमारा क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी 1 बटे में चेंज इन क्वांटिटी 2, ठीक है। अगर इसको हम करने की कोशिश करते तो कैसा होता, एमओसी, ठीक है। देखो पहले कितना था K, अभी कितना होगा K1, ठीक है। यहां पर पहले कितना था L, अभी कितना हो गया L1, है ना। ये हमारा क्या होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो रेशियो होता है। ये तो हमें यहीं से पता चल गया क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेशियो का साइन होता है ना, कोई भी नंबर होता है और उसको ऐसे कर देते हैं तो इसका रेशियो निकल जाता है, ये रेशियो हो गया। ये तो 7th क्लास में पढ़ के आए हो। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो होता है यूज 1 और यूज 2 में जब रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे। और ये ओवरऑल होता है कि भाई ये बताओ ओवरऑल कितना होगा, ये रेशियो नहीं होता है, ये ओवरऑल होता है, टोटल लॉस बताता है, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो बताता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जबकि ये बताता है कि भाई एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें तो भाई देखो ये सिर्फ एडिशनल यूनिट पे काम करता है, लेकिन ये पूरे पे काम करता है। ये सिर्फ एक एडिशनल यूनिट पे काम करता है कि एक यूनिट बढ़ता है तो कितने का कॉस्ट आता है, कितना हमारे लिए सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन ये पूरे की बात कर रहा है, ऑल की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं कुछ। पहले यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता 100 हो गया, तो यहाँ पे 0 मीटर क्लोथ का प्रोडक्शन होता। अब हमने चाहा कि जी वीट का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाए, क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 25 हो गया। चलिए इसको देखते हैं। पहले वीट का प्रोडक्शन 100 था और यहाँ पे 0 था। फिर हमने सोचा क्लोथ के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, 25 कर दिया तो ये कम हो गया वीट का प्रोडक्शन। फिर हमने सोचा थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये थोड़ा और कम हो गया। फिर हमने सोचा ये और बढ़ाते हैं तो ये और कम हो गया। फिर हमने सोचा ये बढ़ाते हैं तो ये 0 ही हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी क्लोथ के प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं तो वीट का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते रहिएगा जरा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 0.4 हो गया, यहाँ पे 0.8 हो गया, यहाँ पे 1.2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। ये चीज को ग्राफ पे देख लो। पहले जब 100 kg ऑफ फीड का प्रोडक्शन कर रहे थे तो 0 मीटर क्लोथ था, फिर 90 मीटर हो गया तो 25 मीटर क्लोथ हो गया। जब ये 70 kg हो गया तो ये 50 मीटर क्लोथ हो गया। और जब ये 40 kg वीट का प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पर 75। और जब यहाँ पे 10 kg वीट का प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पे हो गया 85 मीटर कपड़े का प्रोडक्शन। और यहाँ पे जब 90 हो गया, 90 मीटर हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये चीज को यहाँ पे दिखा रखा है, सेम चीज। चलो ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये आप खुद बताना, ठीक है। ये आप खुद करके देखना एक बार, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो गया और साथ साथ चैप्टर 2 भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से
जय हिंद।